सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम कुंदर सिंह। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो रीडिंग पे है। रीडिंग मेरी स्पेशलिटी है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं सॉल्व ना कर पाया हूँ आज तक, जब भी मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कुछ रीडिंग के बारे में पूछा हो। आज जो मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें रीडिंग का डिटेल में बताया गया है कि किस किस टाइप के वहां पे क्वेश्चन होते हैं, कैसे आपने उन क्वेश्चंस में से आंसर ढूंढने हैं, कैसे आपने पैराग्राफ में उनको लोकेट करना है। ये सब मैं आपको यहां बताऊंगा। ये एक बेसिक्स होगा। बेसिक्स के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिटेल में ईच एंड एवरी टाइप का वीडियो बनाऊंगा, डिफरेंट, ताकि आपको समझ आ जाए कि डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे आप उसमें से ज्यादा नंबर ले पाएंगे। सो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंक्लूडेड इन आईएलटीएस रीडिंग। जब हम लोग एकेडमिक रीडिंग की बात करें, इट कंटेन्स 3 पैसेजेस विच इज कॉल्ड सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 एंड ईच पैसेज कंटेन्स 13 to 14 क्वेश्चंस। कुल मिला के एकेडमिक रीडिंग में 40 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल में भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस। अब ये जो जर्नल्स होते हैं, ये जो आर्टिकल्स होते हैं, पैसेजेस होते हैं, ये कहाँ से उठाए गए होते हैं? ये किसी मैगजीन से उठाए गए होते हैं या फिर किसी न्यूज़पेपर से उठाए गए होते हैं। और ये टॉपिक्स का एक रिटन नरेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव मैनर होता है, आर्गुमेंटेटिव मैनर होता है, जो कि बनाया गया होता है कैंडिडेट की स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। इन पैसेजेस में डायग्राम भी हो सकते हैं और ग्राफ भी हो सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें जनरल रीडिंग के बारे में, इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, पर ईच सेक्शन हैव 2 पैसेजेस। स्मॉल छोटे पैसेजेस होते हैं। पहले 2 सेक्शन में छोटे 2 पैसेजेस होते हैं और लास्ट सेक्शन में एक पैसेज होता है जो कि एकेडमिक रीडिंग की जैसे ही होता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करें इनके सेक्शन के बारे में। अब अगर सेक्शन 1 के बारे में बात करें तो इसमें 2 शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं। These texts usually contain factual information। इसमें क्या होता है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एडवर्टीजमेंट होती है या किसी रेस्टोरेंट की एडवर्टीजमेंट होती है या किसी स्पोर्ट्स सेंटर की फैसिलिटीज के बारे में बात की गई होती है और उसमें से क्वेश्चन और आंसर होते हैं। सेक्शन 2 की बात करें, इट मे कंटेन्स 2 टेक्स्ट। मतलब 2 टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, 2 पैराग्राफ, जो कि सेक्शन 1 से थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। सेक्शन 1 इसका थोड़ा इजी होता है और सेक्शन 2 इसमें जनरल में थोड़ा सा सेक्शन 1 से कॉम्प्लेक्स होता है। दीज टेक्स्ट आर बेस्ड ऑन वर्क प्लेस सर्वाइवल। मतलब ये वर्क प्लेस के बारे में होते हैं, हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पे स्कीम्स के बारे में, वर्क कंडीशंस के बारे में या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और थर्ड सेक्शन में आपको मैंने बताया ही है कि ये पैसेज बड़ा होता है, जैसा कि एकेडमिक में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग टेक्स्ट एंड इज यूजुअली द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल 3 सेक्शंस। बाकी 2 सेक्शन से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। दिस टेक्स्ट रिवॉल्व्स अराउंड टॉपिक्स रिलेटेड टू जनरल सब्जेक्ट्स एंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल पैसेजेस आर टेकन फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, मैगजीन्स, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक्स। सो ये होता है हमारे जनरल रीडिंग के सेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है। इस तरह का हमारा फॉर्मेट होता है जनरल रीडिंग का, और जो मैंने ऊपर बताया था वैसा फॉर्मेट होता है हमारा एकेडमिक रीडिंग का। इस रीडिंग में आपको 1 आवर मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और आपको 60 मिनट्स मिलते हैं ये सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। अगर देखा जाए तो हमें 1.5 मिनट स्पेंड करना होता है एक क्वेश्चन पे, तभी हम लोग 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं। ऐसा भी होता है कि किसी क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं और किसी क्वेश्चन में हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर हमें 1.5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली स्पेंड करना होता है एक क्वेश्चन के ऊपर। अब मैं आगे बात करूंगा कि कैसे कैसे टाइप्स होते हैं इन रीडिंग में, किस तरह के टाइप्स होते हैं। इससे 14 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं रीडिंग में। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा मैच द हेडिंग्स। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप्स के बारे में, ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद आते हैं मैचिंग पैराग्राफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद आते हैं मैचिंग फीचर्स, फिर मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन, फिर आता है मल्टीपल चॉइस, फिर आता है सेंटेंस कंप्लीशन और फिल इन द ब्लैंक्स, इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। फिर आता है शॉर्ट आंसर्स, इसके बाद आता है फ्लो चार्ट कंप्लीशन,
फिर आता है मैचिंग फीचर्स, डायग्राम कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन और लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे टाइप्स आपको एक ही रीडिंग में आएंगे, ये 14 डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें हो सकता है कि 5 टाइप्स का आपका रीडिंग में आ जाए, हो सकता है आपके 4 टाइप्स के आ जाए, हो सकता है कि आपके 6 टाइप्स के आ जाए। ये 14 तो है, लेकिन ये सारे एक रीडिंग में नहीं आते। ठीक है जी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रीड द इंफॉर्मेशन गिवन जस्ट अबव ईच एंड एवरी क्वेश्चन टाइप। अब क्या होता है कि जब हमें कोई क्वेश्चन टाइप मिलता है, उसके ऊपर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होती है और वो इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी ज़रूरी होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को पढ़ते ही नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन के बिना आप जब आंसर देते हैं तो बहुत सारे आंसर गलत भी होने के चांसेस हो जाते हैं। अब क्या दिया होता है, जब हमने कोई एक फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स दिया होता है या फिर फ्लो चार्ट डायग्राम या कुछ और, उसके ऊपर लिखा होता है नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और ए नंबर, और कई बार लिखा होता है नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड अ नंबर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर तो ये वाला टाइप आ गया नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और ए नंबर, इसका मतलब कि 3 वर्ड्स और एक नंबर भी आ सकता है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे हमारे 4 वर्ड्स। उस कंडीशन में जिसमें एक नंबर भी होगा, हो सकता है नंबर 2 हो सकता है 3 नंबर भी हो सकते हैं, उस कंडीशन में ये हमारे 3 वर्ड्स से ज़्यादा हो सकता है। और अगर वहाँ लिखा हो नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड अ नंबर, इट मीन्स कि 3 वर्ड्स या फिर एक नंबर, पर कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 3 वर्ड्स ही होंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। आपको ये मैं विद एग्जाम्पल बताऊँगा। अभी ये मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। देखिए, अगर वहाँ पे लिखा है नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और ए नंबर, उसका मतलब ये होता है कि 2 से 3 वर्ड जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं और एक वर्ड ऐसा होएगा जो न्यूमेरिकल होगा। इस पे ये भी हो सकता है कि 2 वर्ड्स न्यूमेरिकल हों, जैसे यहाँ की मैंने लिखा 1998 एंड 66 लिखा हुआ है। अब यहाँ मैंने क्या लिखा है, राजकुमार 1998 एंड 66, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स, पर ये उस कंडीशन में होंगे 4 वर्ड जिसमें नंबर भी होंगे और हमारे पास वर्ड्स भी होंगे। हो सकता है कि चारों के चारों हमारे पास न्यूमेरिकल वर्ड्स भी हो सकते हैं, पर मैंने क्या बोला है कि जहाँ पे ये लिखा हो नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर, अगर ये लिखा हुआ है तब उस केस में हम लोग 4 वर्ड्स तक आंसर लिख सकते हैं, पर एक वर्ड कम से कम एक वर्ड नंबर का होना चाहिए। और अगर वहाँ पे लिखा है नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड ए नंबर, अब यहाँ पे और नहीं लिखा हुआ, उस केस में क्या होगा, हमारे पास सिर्फ 3 वर्ड्स रहेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, पर हमारे पास रहेंगे सिर्फ 3 वर्ड्स। 3 वर्ड से ज़्यादा हमारा आंसर नहीं होगा, और अगर हमने 3 वर्ड से ज़्यादा इसमें लिख दिया तो हमारा आंसर इसमें गलत हो जाएगा। चाहे आपने सही आंसर भी लिखा हो, लेकिन 3 वर्ड्स नहीं है, आपने 4 वर्ड्स लिख दिया, तो उसमें हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। इसमें हमारे 4 वर्ड तक जा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये नहीं है कि 4 के 4 वर्ड्स ही लिखने हैं, हम यहाँ पे 2 वर्ड के साथ भी आंसर ख़त्म कर सकते हैं। अगर आंसर 2 वर्ड्स का ही बनता है, 4 का नहीं बनता, तो हम 4 क्यों लिखेंगे। ऐसा ही यहाँ पे है, अगर नो मोर देन 3 वर्ड्स लिखा हुआ है एंड नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग 1 वर्ड का भी आंसर लिख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होती है 3 तक जाने की। ठीक है जी, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ईच जो टाइप है, जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है, इसकी ईच टाइप को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है मैच द हेडिंग्स। अब इसमें क्या होता है, आपको हेडिंग्स दी गई होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। ये हेडिंग्स दी गई हैं 1 से लेके 9 तक, और यहाँ पे सेक्शन कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे एक बात देखिए, अगर ये जो रोमन नंबर्स दिए गए हैं तो हमें सेक्शन 1 के आगे रोमन नंबर्स में ही आंसर देना है, और अगर रोमन नंबर्स हमें स्मॉल कैपिटल्स में दिया गया है तो हमें आंसर भी स्मॉल कैपिटल में लिखना है। ठीक है, जैसा वहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट दिया है वैसा ही हमने आंसर देना है। जैसा कि आप सेक्शन ई में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में आंसर दिया है, उन्होंने वहाँ पे वी और आई लिखा है, इसका मतलब होता है 6,
तो अगर ये रोमन नंबर्स में दिया गया है तो हमें आगे रोमन नंबर्स में ही इसका आंसर देना है। हमें चेक करना है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन एफ ये हमें पैराग्राफ के सेक्शन दिए गए होते हैं। एक पैराग्राफ को फर्दर डिवाइड किया गया होता है डिफरेंट सेक्शंस में, और यहाँ पे क्या है, हर सेक्शन की एक अलग हेडिंग बनती है और यही हमने यहाँ पे चूज़ करना है। देखिए थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे ये सेक्शन पैराग्राफ के अंदर सेक्शन 1 के अंदर सेक्शन ए, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था सेक्शन 1 के अंदर पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ को फर्दर डिवाइड किया हुआ है सेक्शंस में। तो सेक्शन ए, अब ये एक उन्होंने पैसेज दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया गया हुआ है उस पैसेज में, उस पैसेज की हमने पढ़ना है और जैसे कि ये यहाँ पे मांगा गया है सेक्शन ए का क्या हेडिंग बनती है, ये आपने पढ़ के इसको हेडिंग देनी है। जो पैराग्राफ के हेड में होता है वही मोस्टली उसकी हेडिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है एक सेक्शन दिया गया वो सेक्शन ए, इसकी जो फर्स्ट सेंटेंस है मोस्टली यहाँ से हमें हेडिंग मिल जाती है। हेडिंग्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप वो मेरी वीडियो देख के घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकें और आपके किसी भी हेडिंग में से नंबर ना जाए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, पर जो समझदार स्टूडेंट्स होते हैं उनके हेडिंग्स में कभी भी नंबर नहीं जाते। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं मैचिंग पैराग्राफ इंफॉर्मेशन की तरफ। ये एक दूसरा टाइप है जो मैंने ऊपर बताया था कि एक हेडिंग्स के बाद ये पैराग्राफ इंफॉर्मेशन के बारे में हमें क्वेश्चन टाइप आते हैं। अब ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये हेडिंग्स की तरह ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी देखिए एक हमें पैसेज मिला होता है, उसमें हमें आगे इसको फर्दर पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया होता है उस पैसेज को। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ए टू एच किसी सेक्शन में डिवाइड किया गया होता है, यहाँ पे भी सेक्शन में डिवाइड किया गया होता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या ढूंढना होता है कि किस पैराग्राफ में ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई होती है। देखिए हेडिंग तो हमें फर्स्ट सेंटेंस से भी मिल सकती है और लास्ट सेंटेंस से भी मिल सकती है, पर ये जो पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है इसमें थोड़ा सा हमें डिटेल में उस पैराग्राफ को पढ़ना होता है। इसमें क्या किया होता है, इसमें लिखा गया होता है कैसे ढूंढना है, विच पैराग्राफ कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड राइट द एप्रोप्रिएट लेटर ए टू एच इन द बॉक्सेस। अब ये मान लीजिए हमें ऐसे 6 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, 6 क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। हमें इन जो इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में ये ढूंढनी होती है कि किस पैराग्राफ में ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई हुई है पैसेज के बीच में। सो पैसेज के बीच में मान लो ए टू एच डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, उनमें डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी गई होती है और हमें क्या करना होता है, ये इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है कि ये किस पैराग्राफ में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए अगर तो हम लोग ऐसा करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और जाके ऊपर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पैराग्राफ को हमने पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ लेंगे, जो पैराग्राफ दिया है पैसेज के अंदर जो पैराग्राफ दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है पैराग्राफ ए। अब यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, हमने फटाफट ये इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है, समझनी है। फिर इन क्वेश्चन में देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने जो पढ़ी है क्या वो अवेलेबल है इन क्वेश्चन में, जहाँ पे होगी उसके आगे जाके हमने ये आंसर लिख देना है। ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, अगर नहीं भी होगा तो नहीं लिखेंगे। मान लीजिए किसी पैराग्राफ हमने पढ़ा और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं मिल रही, तो वो पैराग्राफ को हम लोग डिलीट कर देंगे अपने माइंड से कि ये पैराग्राफ तो है ही नहीं, इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है ही नहीं है। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको अपने माइंड से हमें डिलीट करना पड़ेगा और अगले पैराग्राफ पढ़ के फिर हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे। सो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में पहले पैराग्राफ पढ़ना है सेक्शन वाइज, फिर हमें यहाँ पे आना है क्वेश्चन के पास, फिर हम लोग देखेंगे कि जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है क्या उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसको इस तरीके से किया जाता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैचिंग फीचर्स। ये कैसे होते हैं, दिस क्वेश्चन टाइप रिक्वायर्स मैचिंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे, ओपिनियंस, फाइंडिंग, फैक्ट्स एंड द करेक्ट पर्सन और फीचर और पीरियड। मतलब क्या होता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, हमने देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई हुई ये किस बंदे ने ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है। इस पे क्या होगा, हमें क्वेश्चन दिए गए होंगे,
जैसे कि यहाँ पे दिए गए, जैसे ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन दिए और नीचे एक लिस्ट ऑफ पीपल के नाम दिए गए होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ पीपल है, यहाँ पे ए पे दिया है ऑब्रे डी ग्रे, बी पे सेलब फिंच, सी पे डेविड जेम्स, डी पे लिंडा पैट्रिज और ई पे बेंजामिन फ्रैंकलिन। हमें क्या है कि हमें देखना है कि इन पांचों में से किस बंदे ने ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये इनमें से किस बंदे ने ये बात बोली है। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं मैचिंग फीचर्स। इसमें क्या, द क्वेश्चन विल ऑब्वियसली नॉट बी इन प्रोग्रेसिव ऑर्डर। अब क्या होता है कि ये ऐसा नहीं होगा कि ये हमें पहले 1 का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, फिर 2 का मिलेगा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। ये कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है पहले का आंसर लास्ट में हो पैसेज के, और हो सकता है कि जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर हमें पैसेज के स्टार्टिंग में मिले। हो सकता है 3 का लास्ट में हो सकता है 4th का फर्स्ट में हो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा कि हमने पहले पढ़ लिया उसके बाद दूसरा, ऐसा नहीं होगा। ये हमें एक ट्रिक होता है। पर मैं आपको बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं इनमें स्कोर करना। और मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल में आपको ईच टाइप क्वेश्चन की जो डिटेल बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को हमने कैसे ईजिली ढूंढना है। ठीक है जी। इसमें हमें क्या करना है थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। हमें सबसे पहले नाम ढूंढने हैं पैसेज के अंदर। जहाँ जहाँ भी आपको ये 5 नाम मिले उनको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि इस बंदे ने क्या बोला है, फिर हमें उस बंदे की जो बोली की बात है उससे ये इन्फॉर्मेशन मैच करनी है। जहाँ मैच हो जाएगी वहाँ उसके आगे हमने जो ये दिया गया है ABCDE ये लिखना है। यहाँ पे एक बात याद रखना, आपने पूरा नाम आंसर में नहीं लिखना, यहाँ पे ABCDE ही लिखना है। अगर आपने नाम लिखा तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, चाहे वो आंसर सही भी है, आपने सही ढूंढा है, लेकिन आपने जो फॉर्मेट दिया गया है, जो फॉर्मेट पूछा गया है उसमें आंसर अगर नहीं दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम इसके थोड़ा सा बताने के लिए। देखिए ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में ये एक नाम दिया हुआ बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैंने यहाँ पे इसको रेड इसलिए किया है ताकि इजीली आपको पता चल जाए कि यहाँ पे नाम दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में ई में बात की गई थी, तो हमने वो अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद देखना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसमें क्या बोला है। ये पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे जो इसने बोला है क्या वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैच करती है, और अगर मैच करती है तो उसके आगे मैं ई लिख दूंगा, चाहे वो 1 2 3 4 5 किसके भी आगे ये मैच करती होगी तो ये वहाँ पे इसके आगे ई लिख सकता हूँ। इसके ऊपर एक लिखा होता है, एक बात लिखी होती है कि यू मे यूज़ एनी नंबर मोर देन वंस। इसका मतलब क्या होता है कि हो सकता है किसी एक बंदे ने एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है और वो जो दोनों इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो हो सकता है कि ई ने यहाँ पे भी बोला है और ई ने यहाँ पे भी बोला है। ठीक है जी। ये दोनों स्टेटमेंट ई की है। ई कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो मैंने यहाँ दोनों पे, यहाँ पे भी ई लिख देना है और मैंने यहाँ पे भी ई लिख देना है। इससे क्या होगा, इससे मैं ये हो गया, पता चल गया कि मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन ई ने दी है, ये भी, और जो बाकी जो बची 3 इन्फॉर्मेशन है ये बाकी चारों में से किसी ने दी हुई है। ठीक है जी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स की तरफ। अब मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स क्या होता है? देखिए इसमें होता है कि एक हमें क्वेश्चन दिया गया होता है, मतलब यहाँ पे 18, 19, 20, 21 क्वेश्चन दिया गया हुआ है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया होता है। अब उस सेंटेंस के बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई होती है हमारे पैराग्राफ में। पैराग्राफ मीन्स एक पैसेज में जो फर्दर डिवाइडेड होता है पैराग्राफ में, उसमें आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। इस इन्फॉर्मेशन के बाद हमें उस इन्फॉर्मेशन के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसको मैच करके यहाँ पे उसको आंसर देना होता है। यहाँ पे देखिए 18 के आगे ये न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड इन द यूजुअल पार्ट्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स, ये बात लिखी गई है। इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन दी गई उस पैराग्राफ में वो फटाफट हमने जाके अपने पैराग्राफ में ढूंढना है, और उसके आगे जो ऑप्शन ABCDEF बनती होगी उसके आगे वो ऑप्शन ABCD हमने लिख देनी है। ठीक है जी। ये इजी होते हैं, ये मोस्टली हमें रीडिंग में कम ही आते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, और आसान क्वेश्चन तो हमें रीडिंग में कभी कभी ही देखने को मिलते हैं, हर बार देखने को नहीं मिलते। इसके बाद आता है
ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे रीडिंग का। देखिए पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन में क्या क्या फ़र्क है और इसमें हमें क्या गलतियां हैं जो हमें सुधारनी है। क्या होता है कि कई बार आदमी बच्चा जो होता है वो ट्रू की जगह यस लिख देता है और यस की जगह ट्रू लिख देता है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। फॉल्स की जगह नो नहीं लिखना और नो की जगह फॉल्स नहीं लिखना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने आंसर ट्रू फॉल्स में मांगा है तो आपको आंसर ट्रू फॉल्स में देना है। अगर उन्होंने यस नो में मांगा है आंसर तो आपको यस नो में ही आंसर देना है। आप ट्रू की जगह यस और फॉल्स की जगह नो नहीं लिख सकते। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ना ही आप शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। आपको अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मांगा गया है तो आप वहाँ पे टी एफ, अगर यस नो मांगा तो आप वाई एन, ये भी आप वहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर आपने ऐसा भी लिखा तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है जी, अब थोड़ा सा डिस्कस कर ले हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में। देखिए हर एक पैसेज जो होता है एक राइटर के द्वारा लिखा गया होता है। राइटर मीन जो लिखने वाला है। अब यस नो नॉट गिवन क्या होता है? यस नो नॉट गिवन होता है कि जिसमें राइटर की ओपिनियन, व्यूज़ और बिलीव्स के बारे में बताया गया होता है और कहा गया होता है कि जो उसने अपनी ओपिनियन दी है या व्यू दिया है या जो वो बिलीव करता है क्या वो सही है या वो गलत है। ठीक है जी, तो हमने उस केस में ये यस नो और नॉट गिवन वाले क्वेश्चन आते हैं। जब किसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे हमें बात की गई होती है, जब मान लीजिए किसी पैराग्राफ में किसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात की गई होती है, उस केस में कहा गया होता है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। मतलब कि ये जो इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये ट्रू है या ये फॉल्स है या फिर ये नॉट गिवन है। ठीक है जी, आगे डिस्कस करते हैं कि ट्रू क्या होता है। देखिए ट्रू, व्हेन द इंफॉर्मेशन आस्क्ड इन द क्वेश्चन टोटली मैचेस द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ देन इट इज ट्रू। देखिए जो इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछी गई होती है और वैसी ही इंफॉर्मेशन हमें पैराग्राफ में अपने पैसेज के अंदर जो पैराग्राफ में वैसी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए तो वो ट्रू होती है। कैसा? फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है मिस्टर स्मिथ डिड नॉट गो टू द ऑफिस एज ही हैड फीवर, और पैराग्राफ में क्या बात की गई है? पैराग्राफ में बोला है मिस्टर स्मिथ वॉज अनवेल सो ही डिड नॉट गो टू द ऑफिस। तो ये क्या, ये इंफॉर्मेशन मैचेस करके दोनों और ये हमारा हो गया ट्रू। देखिए क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वैसे कीवर्ड्स हमने अपने पैराग्राफ में ढूंढे। मिस्टर स्मिथ तो हमने मिस्टर स्मिथ ढूंढ लिया, ऑफिस तो हमने पैराग्राफ फटाफट उसी सेंटेंस में ऑफिस ढूंढ लिया। फिर हमें दो कीवर्ड्स एक सेंटेंस में मिल गए। इट मीन्स कि हमें कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर अब यहीं पे है। यहाँ पे भी लिखा डिड नॉट, ये हमारा थर्ड कीवर्ड मिल गया। देखिए दो कीवर्ड मिल जाए किसी सेंटेंस में तो हमारा आंसर वहीं पे होता है। अगर तीन मिल गए तो नवारे न्यारे, हमें तो पता चल गया फाइनली के आंसर यहीं पे है और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों इन्फॉर्मेशन मैच कर गई तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब फॉल्स क्या है? फॉल्स क्या होता है? देखिए व्हेन द इंफॉर्मेशन आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज टोटली ऑपोजिट टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ देन इट इज फॉल्स। जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में पूछी गई होती है वो टोटली ऑपोजिट होती है उस इंफॉर्मेशन से जो कि हमारे पैराग्राफ में दी गई होती है और वो होती है हमारा फॉल्स। देखिए कैसे, जैसे ऑल बात की गई हो, ऑल की क्वेश्चन में और पैराग्राफ में मोस्ट कहा गया हो, या फिर क्वेश्चन में मोस्ट पूछा गया हो और पैराग्राफ में ऑल कहा गया हो, तो ये हो गया फॉल्स। अब क्वेश्चन में समटाइम्स बोला गया है और पैराग्राफ में वो कहता है रेयरली। रेयरली मतलब सेंटेंस में जो समटाइम्स, लाइक समटाइम्स वी डू दिस, वो बोलता है रेयरली वी डू दिस, तो ये हो गया फॉल्स। वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया मैनी पीपल, पैराग्राफ में बोला गया है सम पीपल, ये हो गया फॉल्स। क्वेश्चन में कहा 1990 में ये हुआ
और पैराग्राफ में बोला है कि 1989 में ये हुआ, तो ये हो गया फॉल्स। क्वेश्चन में कहा कि दिन में ये काम होता है और पैराग्राफ में बोला कि नाइट में ये काम होता है, तो ये हो गया फॉल्स। सो कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछी गई है वैसी ही इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अपने पैराग्राफ में, पर ये ऑपोजिट होती है। जैसे कि सब बोला गया है तो वहाँ पे बोला है ज़्यादा, वहाँ पे सब कभी कभी बोला गया है तो वहाँ बोला है शायद ही कभी, ऐसा कुछ हो तो वो होता है फॉल्स। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा गया इट रेन्स एवरी डे इन द रेनी सीजन, कि रेनी सीजन में हर रोज रेन होती है। और पैराग्राफ में क्या बोला है, इट रेन्स ऑलमोस्ट डेली इन द रेनी सीजन। भी ऑलमोस्ट का मतलब है कि लगभग डेली, हर रोज तो नहीं लेकिन लगभग, लगभग मतलब होता है कि 100 में से 90 दिन यहाँ पे रेन होती है। ये नहीं कहा गया कि 100 में से 100 दिन, और यहाँ इस पे कहा गया इट रेन्स एवरी डे, कि यहाँ पे हर रोज रेन होती है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब आगे आते हैं नॉट गिवन पे। नॉट गिवन क्या होता है, व्हेन द इंफॉर्मेशन आस्क्ड इन द क्वेश्चन मैचेस द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ बट इट हैज़ ए डिफरेंट मीनिंग। देखिए ये क्या है, मैचेस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे से क्वेश्चन में पूछी गई है उसके कीवर्ड्स तो हमें अपने पैराग्राफ में मिल रहे हैं, पर मीनिंग तो समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और कह रहा है और जो पैराग्राफ का मीनिंग कुछ और कह रहा है। ये ऑपोजिट नहीं है और ये सेम भी नहीं है, ये मीनिंग ही टोटली डिफरेंट है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया नॉट गिवन। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि कीवर्ड्स तो मैच कर रहे हैं, कीवर्ड्स तो हमें मिल गए। हमें कई बार ऐसा भी होगा आपको कि कीवर्ड्स आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे, जो क्वेश्चन में पूछे गया है वैसे कीवर्ड्स आपको पूरे पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे। तब तो हमें पता ही है कि ये नॉट गिवन है, पर पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको। हो सकता है कि ऐसा टिपिकल एक क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको तो पूरी का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ दी, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। नॉट गिवन हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको बताऊं डिटेल में कि ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन होता क्या है और कैसे हमने इसको ढूंढना है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और हमें इसको कैसे कैसे थोड़ा सा ढूंढना है। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि येस, नो, नॉट गिवन और ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन क्या होते हैं। आगे हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे है कि एक क्वेश्चन दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया और उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, इन 4 में से एक इन्फॉर्मेशन है कि जो कि क्वेश्चन पे सही बैठती है, वो हमें ढूंढनी है अपने पैसेज के पैराग्राफ में से, और उसको हमने मैच करना है कि यो जो पूछा गया है क्या ये सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार क्लाइमेट चेंज का मेन कॉज क्या है। तो हमने ये अपने ये देखो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया है, ये एक पूरा पैराग्राफ है। फटाफट हमने ये थोड़ा ओवरव्यू देखना है और देखना है कि इसका मेन कॉज, बाकी कॉजेज भी होंगे, ये नहीं कि बाकी कॉजेज भी नहीं होंगे, एक होगा, 2 होगा, शायद 3 कॉज भी हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, पर सबसे मेन कॉज कौन सा है। यहाँ पे अगर उन्होंने पूछा है मेन, तो हम इस पैराग्राफ में से मेन कॉज ढूंढेंगे। हाँ, ये नहीं कि कोई भी कॉज ढूंढ के आंसर फटाफट बना दिया। हो सकता है ये चारों ही कॉज होंगे क्लाइमेट चेंज के, पर इन चारों में से मेन कॉज जो है इस पैसेज में हो सकता है इस पैराग्राफ में इन चारों ही ऑप्शंस की बात की गई हो, पर हमने देखना है कि इन चारों में से मेन कॉज कौन सा है, और जो मेन कॉज होगा उसको हम लोग वहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे, या फिर हम लोग उसके आगे अपने आंसर शीट में उसका नाम लिख देंगे कि ये मेन कॉज था। ठीक है जी, ये लिखेंगे हम लोग A, B, C, D ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन वहाँ पे हम लोग लिख देंगे। आगे चलते हैं हम लोग सेंटेंस कंप्लीशन और फिलिंग द ब्लैंक्स। सेंटेंस कंप्लीशन को फिलिंग द ब्लैंक्स भी कहते हैं। अब ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन दी होगी, लास्ट में एक ब्लैंक दिया होगा, आपने वो इन्फॉर्मेशन उस पैराग्राफ में से ढूंढनी है, उसके कीवर्ड्स ढूंढने हैं, जहां आपको कीवर्ड्स मिल जाएं वहां पे आपने वो इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, और आपने देखना है कि यहाँ ब्लैंक में वो क्या इन्फॉर्मेशन है और वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मान लीजिए ब्रिटिश है तो आपने ब्रिटिश लिख देना है, चाहे गवर्नमेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैच करती होगी वो यहाँ पे आपने भर देनी है।
उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैसे होते हैं? देखिए, एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसके नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वहाँ पे पूछा गया होगा व्हाट एग्जैक्टली ओवरवेल्म्स पीपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। आपने क्या करना है, इसके कीवर्ड्स ढूंढना है और देखना कि ओवरवेल्म मतलब कि लोगों को खुश कौन क्या करता है, वो आपने यहाँ से इंफॉर्मेशन ढूंढनी है और वो 1, 2 या 3 वर्ड जो भी मांगे गए होंगे वो यहाँ पे आपने इसका आंसर उस क्वेश्चन के आगे लिख देना है और उसको ट्रांसफ़र करके आंसर शीट में भी भर देना है। आपने देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 वर्ड का आंसर मांगा गया है, 2 वर्ड का या 3 वर्ड का या 4 वर्ड का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और ए नंबर लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड ए नंबर, या फिर लिखा है नो मोर देन 2 वर्ड्स, और हो सकता है यहाँ पे लिखा हो नो मोर देन 1 वर्ड। अगर यहाँ पे ये लिखा है नो मोर देन 1 वर्ड तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड में आंसर देना है। अगर आपने 2 वर्ड भी लिख दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको 2 वर्ड मिल रहे हैं और आपको लगता है कि यही आंसर यहाँ फिट हो रहा है तो आप उन 2 वर्ड्स के बीच में एक हाइफन डाल दीजिए। अगर आपने हाइफन डाल दिया तो वो एक वर्ड बन जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हम लोग एक फ्लो चार्ट कंप्लीशन और फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स ही बोलते हैं और इसको एक फ्लो चार्ट। ये एक आपको ऐसे फ्लो चार्ट मिल जाएगा। आपको हो सकता है किसी पैराग्राफ के बाद आपको ऐसा एक फ्लो चार्ट मिल जाए। आपने वैसे ही जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स किया है, आपने ये इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है और वहाँ से जो जो यहाँ पे मिसिंग है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। ये इजी होते हैं, ये इनको ढूंढना बहुत इजी होता है। ख़ास तौर पे ये ऐसे क्वेश्चन जनरल रीडिंग में आते हैं, एकेडमिक में कभी कभी ही देखने को मिलते हैं, ज़्यादा हमें ये ऐसे क्वेश्चन जनरल रीडिंग में मिलते हैं। आगे चलते हैं मैचिंग फीचर्स। अब मैचिंग फीचर्स क्या होता है? देखिए, मैचिंग फीचर्स में क्या होता है कि एक मान लीजिए हमें पैराग्राफ दिया गया है, हमने उसको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन दिया गया होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, उसकी 4-5 ऑप्शन दी, यहाँ पे A B C D E ऑप्शन दी गई हुई है। यहाँ पे A पे दिया है फेयर डिसमिसल, सेकंड पे दिया है समरी डिसमिसल, थर्ड पे दिया है अनफेयर डिसमिसल, फोर्थ पे दिया गया है रॉन्गफुल डिसमिसल और लास्ट में दिया गया है कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। अब क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है, ये हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे देखना है कि जो ये काम हुआ है ये इन कैटेगरीज किस कैटेगरी में फॉल होता है, किस कैटेगरी में ये आता है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है एन एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू लीव स्ट्रेट अवे बिकॉज ही हैज़ डन समथिंग रियली बैड। उसको काम छोड़ने के लिए स्ट्रेट वे बोल दिया गया क्योंकि इसने कुछ गलत किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर पैराग्राफ में आएंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर किसी एम्प्लॉय को ऐसे निकाला गया तो क्या वो फेयर है, क्या वो अनफेयर है या फिर रॉन्गफुल है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ एन एम्प्लॉयर वांट्स टू डिसमिस एन एम्प्लॉय देयर इज़ ए प्रोसेस टू बी फॉलोड। अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को निकालना है तो एक प्रोसेस है जो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो प्रोसेस क्या है, अगर उस क्या हम लोग देखेंगे कि जब ये आंसर क्वेश्चन जब पूछा गया, जब उसको स्ट्रेट वे घर भेजा गया, क्या उसको प्रोसेस फॉलो किया या नहीं किया, या यहाँ पे फॉलो करने की ज़रूरत है कि नहीं है। ये तो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। अब पैसे इससे बड़ा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन देखनी होगी, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे C आएगा, या फिर यहाँ पे D आएगा, या फिर यहाँ पे E आएगा। ये आपने पैराग्राफ में ढूंढ के वो यहाँ पे लिख देना, और इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं मैचिंग फीचर्स। आगे आते हैं हम लोग डायग्राम कंप्लीशन, और इसको भी फिलिंग द ब्लैंक्स बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसके बाद एक डायग्राम बना होता है। अब ये क्या होता है, पूरे पैसेज में डिफरेंट पैराग्राफ हमें दिए गए होते हैं। हमने उसमें से देखना है कि इस डायग्राम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस डायग्राम में देखिए, इसमें रिएक्शन दिया गया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया गया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड 20 सेंटीमीटर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने ये जो कीवर्ड है देखना है कि पैसेज के किस पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। जहाँ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, हमें पता है कि इस पूरे डायग्राम को वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया हुआ है। जैसे कि ये पैराग्राफ देखिए, ये पैराग्राफ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आ गया 20 सेंटीमीटर, तो ये आ गया नीचे 20 सेंटीमीटर था यहाँ पैराग्राफ में। यहाँ पे दिया है गया है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे और भी ढूंढना है कि यहाँ पे
रिएक्शन की बात कहाँ गई है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात कहाँ की गई है, यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेट भी आ गया, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ कॉन्सेंट्रेट मिल गया। तो हमने देखना है और फिर देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है डायग्राफ में वो क्या क्या दी गई है, वो वहाँ से हमने फिल कर देनी है। ये भी इजी होते हैं, ये आप जब एक बार करेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि हमने पैसेज में से कैसे पैराग्राफ ढूंढना है और फिर हमने उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है जी। इसके बाद आता है टेबल कंप्लीशन, इसको भी फिल इन द ब्लैंक्स बोला जाता है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स मैं बोल रहा हूँ, ये आपको मैं टाइप बता रहा हूँ जो उनकी टाइप है, होते ये फिल इन द ब्लैंक्स की जैसे ही होते हैं। यहाँ पे भी एक आपको पैराग्राफ दिया गया होगा, वहाँ पे एक टेबल दिया गया होगा, टेबल के अंदर वो ये बात मांगेंगे, इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, यहाँ पे ईयर दिया गया होगा। तो देखा यहाँ पे ये ज़्यादा ईजी होते हैं आंसर पिक करने के। यहाँ स्टेट में बता दिया कि ये ईयर की बात करें, जैसे यहाँ पे 1839 की बात करें तो हम लोग फटाफट जाएंगे ऊपर और वहाँ पे 1839 ढूंढ लेंगे, जैसे कि मैंने ढूंढा यहाँ पे। फिर उन्होंने आगे किया 1839 में क्या हुआ था, चेंजेस टू डैश रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द डिलीवरी ऑफ मेल, यहाँ पे मेल की बात हुई है, चेंजेस की बात हुई है। मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड आ गए, जब कीवर्ड आ गए तो मुझे पता चल गया मेरा आंसर यहीं पे है। सो यहाँ इसको पढ़ के जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं यहाँ पे उसको फिल कर दूंगा। और उसके बाद आता है समरी कंप्लीशन, इसको भी फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, समरी कंप्लीशन इसको बोला जाता है, पर ये आम तौर पे दूसरे फिल इन द ब्लैंक से डिफरेंट होते हैं। ये पैराग्राफ में कहीं भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसमें क्या होता है, हो सकता है कि 18 की इंफॉर्मेशन नीचे दी गई हो और 19 की इंफॉर्मेशन 18 से थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर दी गई हो। 20 की इंफॉर्मेशन कहीं और दी गई हो, 22 की इंफॉर्मेशन 20 से थोड़ा सा पहले दी गई हो सकता है ऐसा हो। और इसमें जो ऑप्शन दी गई होती है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं ABCDEFG, ये जो वर्ड्स हमें पैराग्राफ में दिए गए होते हैं उनके सिनोनिम्स होते हैं। आपको ये वर्ड्स एग्जैक्टली हो सकता है कई बार मिल भी जाए, पर ज़्यादातर चांसेस होंगे कि ये वर्ड्स आपको पैराग्राफ में ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको उन वर्ड्स की सिनोनिम्स की नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रामर भी बड़ी मैटर करती है। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है कि सेकंड फॉर्म आ रही है या फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर आर लिखा हो तो यहाँ ऑब्वियसली है कि आर लिखा हो तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो सकता है, या फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये आपको वर्ब की पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वर्ब आ रही होती है। यहाँ पे आपको ये वर्ड्स कभी कभी ऐसे होंगे कि आपको मिल जाएंगे, लेकिन हर बार आपको वहाँ पे ऐसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे, तो ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे आता है इसमें जो ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ऑप्शंस की आती है। इसमें लिस्ट ऑफ ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया होगा, पैसेज के अंदर जो पैराग्राफ होते हैं उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। अब क्या होता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया होगा उसकी काफ़ी ऑप्शन होंगी, जैसे यहाँ पे ABCDEFGHIJK। अब क्या है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, विच 5 ऑफ दीज बिलीव्स आर रिपोर्टेड बाय द राइटर ऑफ द टेक्स्ट। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको पैराग्राफ के अंदर दी गई है वो किसी राइटर ने लिखी है। तो इससे पूछा गया है कि विच 5 ऑफ दीज बिलीव। अब इन ABCD, अब यहाँ पे देखिए काउंट कीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस 11 में से 5 जो बिलीव्स हैं जो राइटर ने रिपोर्ट किया है टेक्स्ट मीन्स पैराग्राफ के अंदर, वो कौन सी 5 हैं। तो उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, बिलो आर द लिस्टेड सम पॉपुलर बिलीव्स अबाउट जीनियस एंड गिफ्टेडनेस। अब ये जो पॉपुलर बिलीव्स हैं ये जीनियस और गिफ्टेडनेस के बारे में बहुत ही पॉपुलर हैं। अब इनमें से जो 5 बिलीव्स हैं वो राइटर ने क्या दी हैं, आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखिए आपको देखना पड़ेगा कि पैसेज के अंदर किस पैराग्राफ में आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो ये कीवर्ड्स हैं, जो ये इन 11 कीवर्ड्स हैं, 11 में से 5 के कीवर्ड्स किस पैराग्राफ में आपको मिल रहे हैं।
जिस भी पैराग्राफ में मिलेंगे इनके आंसर उसी पैराग्राफ में होंगे। आप उसको पढ़िए और फिर आप उसको उसमें से देखिए कि किस 5 की बात की गई है। हो सकता है कि ये पैसेज के अंदर एक ही पैराग्राफ में बात की गई हो सकता है ये डिफरेंट पैराग्राफ में बात की गई हो। इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा इसमें स्पेंड करना पड़ता है। इसमें लोग क्या करते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार तो उनके पास टाइम नहीं होता तो यहाँ पे वो गैस वर्क भी कर लेते हैं, किसी फाइल को वो चूज़ करके आगे चले जाते हैं। पर जिन बच्चों की रीडिंग पे बहुत अच्छी ग्रैबिंग होती है वो उसको पढ़ के इसके सही आंसर इनको मिल जाते हैं और ये पूरे के पूरे नंबर आपको ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, होपफुली मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ गया होगा इस वीडियो से कि रीडिंग में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और आपने उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन दी है, आगे भी मैं और वीडियो बनाऊंगा रीडिंग पे जिसमें आपको मैं डिटेल में जब मैं रीडिंग कराऊंगा तो आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे आंसर्स को ढूंढना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।